हेलो, चलिए क्लास, हमें टॉपिक करना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो, मैंने जिस तरीके से आपको टॉपिक्स लिखवाए हैं ना, ये समझ लीजिएगा उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। मतलब कि अगर एक चैप्टर आपको 9-10 नंबर का देने वाला है ना, तो ऐसा कभी नहीं करेगा कि एक ही टॉपिक पे सब कुछ 9-10 नंबर का बना दिया। उसको ब्रेक करेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी, 2 नंबर के भी, 3 नंबर के भी। मतलब हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन आना है, और प्रिज्म से हर साल क्वेश्चन आता है, फिक्स है। प्री बोर्ड में भी आ रखा था आप लोगों के। इस प्रिज्म वाले टॉपिक को टीआईआर से जोड़ देगा और आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो 2 कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन तैयार करेगा, 2 से 3 नंबर का। तो प्रिज्म का तो ये गारंटेड है कि क्वेश्चन आएगा, चाहे वो इधर वाले, चाहे जो मैं रिफ्लेक्शन वाला कराने वाला हूं, या वो टीआईआर के साथ जोड़ के पूछा आप लोगों से। बट प्रिज्म के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एमटीजी में देखने को मिलेंगे। मैं दिखा दूंगा अभी जब एमटीजी खोलूंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भैया थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है इस वाला टॉपिक के ऊपर, ठीक है? तो आ जाओ। अब प्रिज्म क्या है बच्चों? प्रिज्म एक ऐसा ग्लास का आप लोगों का मटेरियल है जिसके कितने फेसेस होंगे? बोलो, 5 फेसेस होंगे। पता है ना आप लोगों को? यहां पर ये जो होता है, ए मैं एंगल ऑफ प्रिज्म को बोल देता हूं, और 5 फेसेस इस तरीके से होते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा। तो एक फेस इधर, एक फेस इधर, 2 हो गए, एक आगे 3, एक पीछे 4, और एक बेस में हो गया 5। तो 5 फेसेस इसके हैं। अब जब लाइट रे इसके ऊपर ऐसे जाएगी इस तरीके से, तो अब ये कैसे निकलेगी इसमें से, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें जानना। तो मैंने क्या करा, ध्यान समझना बच्चों। इस जगह पर देखो, क्योंकि रेरर से कहां जा रही है? बोलो, रेरर से डेंसर में जा रही है, बिकॉज ये पूरा ग्लास का बना होगा, और फिर बाद में रेरर में आएगी। तो 2 बार रिफ्लेक्शन होने वाला है। एक बार जब वो रेरर डेंसर में एंटर कर रही है, मतलब ग्लास एयर से ग्लास में, और वापस जब ग्लास से एयर में आएगी तब भी रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार रेरर डेंसर, एक बार डेंसर टू रेरर। अब तक तो इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ जब भी रिफ्लेक्शन होता है, बस ये चेक करना होता है कि मेरी रे रेरर डेंसर जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेरर तो गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और बस नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए। प्लेन सरफेसेस का नॉर्मल कैसे बनता है आपको पता, सीधा 90 डिग्री बना के दिखा दो। कर्व्ड सरफेसेस का नॉर्मल आपको पता है कहां से पास होता है, उसके सेंटर से। एक रूल बता दिया आप लोगों को, अब उसके बाद लगाते रहो वही चीज। तो मुझे बताओ जरा, इस जगह पर नॉर्मल कैसा बनेगा बच्चों? तो इस जगह पर नॉर्मल ऐसा बनेगा, और रे का एक्चुअल पाथ बोलो सभी बच्चे क्या है? रे का एक्चुअल पाथ ये है बच्चों। अब रे ऐसी तो नहीं जाएगी, आप जानते हैं बच्चों, ऐसी तो रे क्या करेगी? बोलो, रे का एक्चुअल पाथ ये है, नॉर्मल ये है, तो बोलो रे क्या होगी? रे गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो नॉर्मल ये रहा, इसकी तरफ बैंड होगी। अब बैंड होगी तो ज्यादा बैंड कर दो, कम बैंड कर दो, कुछ भी कर दो, बैंड कर दो बस। तो हमने इसको बैंड कर दिया, इस तरीके से बैंड कर दिया। एनी डाउट? जरूरी नहीं है पैरेलल हो बेस के, थोड़ा मैंने ऐसे ही बनाई जानबूझ के। पैरेलल होती है तो एक स्पेशल चीज हो रही होती है उस समय पे, आपको पता है मिनिमम डेविएशन हो रहा होता है, तो वो बात की बात करेंगे। लेकिन रे ऐसे बैंड करके नॉर्मल की तरफ, ये वाली बात सबको समझ आ गई? हर्षित, रे का एक्चुअल बात ये था, नॉर्मल ये था, रेयर डेंसर जा रही है, बैंड होगी नॉर्मल की तरफ। सेकंड टाइम फिर रिफ्लेक्शन होएगा, आप लोग जानते हैं। तो यहां का नॉर्मल कैसा बनेगा? बिकॉज सरफेस ऐसा है, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल ऐसा बनेगा ना 90 डिग्री। तो यहां का नॉर्मल कुछ ऐसा बना। किसी को डाउट लगा इसके अंदर? तो यहां का नॉर्मल ऐसा बना, और रे को एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, बट आपको पता है वो ऐसे नहीं जाएगी, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल यहां पर ये रास्ता पाथ अवे जाएगी, तो कुछ ऐसे आएगी। तो फाइनली रे जो जाती है ना, तो बेस की तरफ बैंड हो जाती है प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई ना बात समझ में? पहली बार भी रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरी बार भी रिफ्लेक्शन हुआ। सबको समझ आया कि नहीं आया पहले ही बता दो। अब मुझे तुम बताओ, नेट शेल रे का जो डेविएशन हुआ वो कैसे हुआ? तो रे ने एंट्री ली थी इस डायरेक्शन से, देखो ये डायरेक्शन ही बना रखी है, और एग्जिट हुई है इस डायरेक्शन में। मतलब कि वो इससे ऐसी होगी, इतनी सी से ऐसी होगी, मतलब इतने एंगल से नेट शेल बोलो क्या हुआ? डेविएशन हुआ। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे कि ये मेरा एक्चुअल डायरेक्शन था, और मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूं पीछे की तरफ, इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, समथिंग लाइक दैट ना, तो ये जो एंगल बनेगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द, बोल सकते हैं,
लाइट, लाइट का नेट एंगल ऑफ डेविएशन है। सभी बच्चे सहमत हो इस बात से या नहीं हो, बस इसको पहले एग्री करो, फिर मैं अगली चीज समझाना शुरू करता हूँ। सबको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया यहाँ तक का? ठीक है, आगे बात करते हैं। रचित बंद कर दो, गेट शोर आ रहा है बार बार बाहर से। अच्छा मुझे बताइए, जब जब रिफ्लेक्शन होता है तो आपको पता है आई और आर लगाने होते हैं, तो मुझे सभी बच्चे बताना है, मैंने इस एंगल को बोलो क्या बोला, इसको मैंने I1 बोल दिया, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो I1। ये ढंग से समझना बहुत जरूरी चीज है। अच्छा मैं ड्राइव क्या करने जा रहा हूं वो भी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। आपको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट कितने एंगल से डेविएट होएगी, मुझे निकालना है डेल्टा। क्या निकालना है बोलो? डेल्टा। एक प्रिज्म से जब लाइट पास होगी तो वो कितने एंगल से डेविएट हो जाएगी, 40 डिग्री से, 45 डिग्री से, 50 डिग्री से, कितने एंगल से डेविएट होगी। अगर हमें दो चीजें पता है, एक हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एक हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दैट इज म्यू, एक हमें पता है एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज कैपिटल ए। भैया दो चीजें पता है और एक चीज पूछी है आपको। मैं अगर एक प्रिज्म दे दूं तो प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म नापना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एंगल नापा जा सकता है, कितने का एंगल है। प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा भी हो सकता है और बड़ा, और बड़ा और बड़ा भी हो सकता है। फिर जिस मटेरियल का बना है उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, आपको पता है 2 या 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, पता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब। तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो कह रहा है कि अगर आपको एक प्रिज्म दे रहा हूं, तनिषा एक प्रिज्म दे रहा हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, तो बताइए ये लाइट रे जब इसमें से पास होगी तो वो कितने एंगल से डेविएट हो जाएगी। मींस व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन and what we have given in this question, in this scenario we have given the refractive index of the prism and the angle of prism. Is this okay? तो मुझे डेल्टा का फॉर्मूला ना इन्हीं की टर्म्स में बनाना आना चाहिए। अब मैं कैसे बनाता हूं मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा भाई ये तो है I1, I1 क्या है बोलो? इंसिडेंट एंगल, बातें नहीं भाई। फिर जो रे जाती है रिफ्लेक्ट होकर और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या होता है बोलो? R1। अरे नहीं आई बात समझ में। फिर दोबारा यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ, इस जगह पर रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये इंसिडेंट रे और ये रही नॉर्मल रे। हालांकि ये इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, मुझे I2 बोलना चाहिए, लेकिन डेरिवेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हमने जानबूझ के इसका नाम बोलो क्या रखा? R2। और जो बाहर रह गई नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, नॉर्मल ये है भाई, इसको मत मानो नॉर्मल, ये तो एक्चुअल बात है। तो ये वाला जो एंगल बना वो क्या बना बोलो? I2। ये सिर्फ हमने डेरिवेशन को सिंपलिसिटी रखने, सिंपल रखने के लिए ना हमने जानबूझ के इसको R1 रखा और उसको बोलो क्या रखा? I2। कोई दिक्कत नहीं है, हमने नाम दिए बस। तो मेरी एक बात बताओ भाई, I1, R1, R2, I2 कैसे नाम दिया? समझ में आ रहा है? याद रटने की जरूरत नहीं है। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो I, रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो बनाया वो R, फिर इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो बनाया वो I होना चाहिए, मैं इसको R नाम दिया यहाँ पर, और रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो बाहर रख दिया मैंने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब आप लोग मुझे बताओ जरा, इसके हिसाब से हम इसको आगे चलते हैं तो क्या करेंगे। स्टूल चाहिए सर? स्टूल किसी बच्चे के पास यहाँ पर होगा, देखना एक बार बीच में दे देना। चलिए क्लास, अब आप लोगों से मेरा एक छोटा सवाल है भाई, बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, बोर्ड पे देख लो। चलो भाई कौन बच्चा बताएगा इसके बारे में? मुझे निकालना डेल्टा। अच्छा आप लोगों को नहीं लगता कि डेल्टा ना इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है? मतलब मैं अगर इसको कुछ नाम दे दूं ना इस ट्रायंगल को, मान लो ये P बोल दूं, ये Q बोल दूं और ये वाला क्या बोल दूं? R, और ये वाला S, तो PQS अगर ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है तो उसमें डेल्टा बाहर है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल है और इन दोनों के सम के बराबर होगा पक्का। एक्सटीरियर एंगल अपने दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। और ये वाला एंगल आप कहेंगे सर मुझे तो पता नहीं ये वाला एंगल, लेकिन ये एंगल निकालने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई। तुम मुझे बताओ ये पूरा I1 है, बातें नहीं, ये पूरा I1 है, तो ये पूरा ऐसे क्रॉस हो रहा है बच्चों, तो ये I1 है तो ये पूरा I1 ही तो होगा। तो मैंने बोला ये पूरा I1 है लेकिन उसमें से नीचे वाला R1 है, तो ऊपर वाला क्या बचेगा? बहुत बढ़िया, तो ऊपर वाला बचेगा I1 माइनस, क्या सबको समझ में आ गई वाली चीज? अच्छा सिमिलरली बताओ इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस बन रहा है, तो ये पूरा I2 तो ये पूरा I2 होगा, लेकिन इतना R2 है तो बोलो ये क्या होगा? I2 माइनस R2। क्या समझ नहीं आ रहा सर? पक्का? तो पक्का समझ में आ गई वाली बात? अगर ये समझ में आ गई तो खेल बन चुका है हम लोगों का। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल PQS, सॉरी इन ट्रायंगल PQS योर डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस में I2 माइनस R2 विच विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लूंगा। लेकिन तुम सोच के बताओ एक बार, क्लास प्लीज बोर्ड पे ध्यान देते रहो। अगर मैं तुम्हें डेल्टा का ये फॉर्मूला दे दूं तो तुम कैसे कैलकुलेट कर लोगे किसी प्रिज्म का डेल्टा? क्या तुम अंदर जाके R1 R2 का पता लगा सकते हो? नहीं।
हमेशा फॉर्मूला उन टर्म्स में होना चाहिए जो टर्म आपको एग्जैक्टली पता है आसानी से, जैसे कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, यही दो चीजें तो आप लोगों को पता है ना बच्चों। तो ये दो चीजें आप लोगों को अगर पता है तो इन्हीं के टर्म्स में ही आपका फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। ये तो वो टर्म्स है जो आपको नोन ही नहीं होंगी, कैसे नापोगे रे कितने एंगल पे जा रही है, तो ये नहीं नाप सकते ना। तो हमें इन सभी टर्म्स को किसमें कन्वर्ट करना होगा, ए और म्यू के टर्म्स में। तो कैसे करूं, आ जाओ। सभी बच्चों को स्नेल्स लॉ की नॉलेज है, तो मुझे बताओ स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जरा बताओ। अगर पहले वाले पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, साइन I1 अपॉन में साइन R1, इसमें गए हैं तो बोलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बोल दूं या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल दूं, बाहर का एयर का तो बनी है। तो आप लोग जानते हो कि μ2 बाय μ1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग मुझे बताओ, जब एंगल छोटे होते तो मैं इसको I1 बाय R1 इज इक्वल्स टू में म्यू हो जाएगा, क्योंकि एयर का तो 1 हो गया बच्चों, समझ नहीं आ रहा। इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान के बैठा हूं, एयर का 1, इसका I1 बाय R1, तो बोलो I1 कितना आ गया, म्यू R1। सिमिलरली मुझे बता दो, सिमिलरली जो I2 है वो क्या हो जाएगा, म्यू R2। किसी को लगेगा सर ऐसे कैसे, तो अगर तुम यहां स्नेल्स लॉ लगाओ, एक बार यहां स्नेल्स लॉ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितना आएगा, साइन R2, जल्दी बोलना भाई, साइन R2 डिवाइड बाय क्या आएगा, बोलो साइन I2, क्योंकि बाहर गए हैं तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले, अंदर का बाद में। तो R2 बाय में I2 कितना आएगा, 1 बाय में म्यू। और मुझे बता दो I2 कितना आ गया बच्चों, म्यू R2। आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये जानबूझकर इसीलिए मैंने R2 I2 ऐसे लिया है, अगर मैं ऐसा नहीं लेता ना तो ये उल्टा हो जाता, फिर ये अलग तरीके से दिखता और कॉम्प्लिकेट होते हैं हमारे डेरिवेशन। इसीलिए अंदर R2 उधर बाहर I2 लेते हैं, ताकि सिंपलिसिटी में इसको I1 बराबर म्यू R1 मानो तो I2 सीधा कितना हो जाए, म्यू R2। किसी भी बच्चे को यहाँ पर दिक्कत है तो मुझे बता दो भाई, नहीं आया ना समझ में। तुझे इधर लगाओ स्नेल्स लॉ, इधर लगाओ, दोनों पे स्नेल्स लॉ लगा लो, आपका I1 हो जाएगा म्यू R1 और I2 हो जाएगा म्यू R2। तो मेरा जो I है ना, दोनों का I जो है ये हो गया म्यू R1 म्यू R2 माइनस में R1 प्लस R2। चिंता मत करिए, देखिए भी क्या होगा, म्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 माइनस का R1 प्लस R2। दोनों टर्म्स में से R1 प्लस R2 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा, म्यू माइनस 1। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी फॉर्मूले में ये है कि मेरा R1 प्लस R2 कहां से लाऊंगा। तो ये मैं बता दूं आपको, डायरेक्ट बोल देता हूं, ये R1 और R2 का सम इस एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है ज्योमेट्रिकली दिस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो मैं आप लोगों को लेकिन बताऊंगा कि वो कैसे है, और मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूं कि ये चीज मैं कैसे बोल रहा हूं, ऐसे कोई भी चीज हवा में नहीं करेंगे। तो बता देता हूं कि ये चीज मैंने कैसे बोली है, बोर्ड पे देख लीजिए आप लोग। तो आप सभी बच्चे ना एक क्वाड्रिलेटरल फोकस करें, PQRS इन क्वाड्रिलेटरल PQ, आपको पता है सारे एंगल्स का सम 90 डिग्री 360 डिग्री होना चाहिए। तो मुझे सभी बच्चे बताओ क्लास बोर्ड पे, आप लोग, मैंने गलत ले लिया शायद, PQRS तो ना लेंगे, AQRS लेंगे, AQRS। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला AQRS, देखो मैं इसमें घुमा रहा हूं, ऐसे 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 और ऐसे। चलो बताओ वो वाला एंगल कितना है, बोलो A एंगल। प्लस में सभी बच्चे बताओ ये कितना एंगल है, अरे क्योंकि नॉर्मल है, तो नॉर्मल है, ये वाली जो येलो वाली लाइन है नॉर्मल है, इसका मतलब ये कितना एंगल है, 90। मुझे बताओ ये भी कितना है, बोलो। लेकिन ये कितना होगा, ध्यान से इसको एंगल को देखो यार, एक ट्रायंगल फोकस करो, ये छोटे वाला ट्रायंगल फोकस करो, ये R1 R2 है, तो ये वाला 180 में से R1 माइनस R2 करके आएगा। समझ ही नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे। तो मुझे बताओ ये वाला जो R एंगल है वो क्या है, 180 माइनस R1 माइनस R2, और प्लस में बोलो ये वाला एंगल भी कितना है, बोलो 90। पूरा सम कितना आएगा, 360। कुछ समझ नहीं आया क्या कर दिया यहाँ पे। अरे यार इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में वो एंगल A है, ये 90 है, ये 90, तीन एंगल तो बहुत आसान है, A 90 90, और ये वाला एंगल भी आसान ही है यार, ये पूरा ट्रायंगल में R1 R2 है, तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस R1 माइनस R2। तो मैंने बोला A जमा में 90 जमा में 180 माइनस R1 माइनस R2 जमा में 90 बराबर 360। मुझे बताओ 180 90 90 360, 360 से कट जाएगा, बोलो क्या बचेगा, A माइनस R1 माइनस R2 बराबर 0। A बराबर, इसकी जगह मैंने ये रख दिया। तो मेरा एक प्रिज्म लाइट को कितने एंगल से डेविएट करेगा, वो कैसे निकलने वाला है, जल्दी बोल दो। तो बोलेंगे सर जितना बड़ा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उतना बड़ा डेविएशन। मतलब बताओ ये वाला प्रिज्म लाइट को ज्यादा डेविएट करेगा, ये वाला प्रिज्म ज्यादा डेविएट करेगा, ये वाला बाद वाला एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा है, ज्यादा डेविएशन करेगा। अच्छा 2 यूनिट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ज्यादा डेविएट करेगा या 3 यूनिट वाला, 3 यूनिट वाला, तो क्योंकि म्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये ड्राइव है इसका, क्या रॉकेट साइंस इसके अंदर, बताओ सिंपल सी चीज है। इस साइड में 2 चीजें लेकिन पता होनी चाहिए आप लोगों को इसके लिए। तो सभी बच्चे जब इसके ड्राइव को करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोग रिफ्लेक्शन का पूरा वो डायग्राम बना लोगे कि पहली बार हुआ, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, ये I1 ये R1 ये R2 ये I2, फिर आपको पता है वो डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा इन दोनों एंगल्स का सम, डेल्टा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल से इन दोनों एंगल का सम। ये दोनों एंगल कैसे निकले आपको पता है, बाहर वाला I1 ये वाला R1, तो ये बन जाएगा I1 माइनस R1।
ये वाला पूरा I2 तो ये भी I2 होना चाहिए था, तो ऊपर वाला बन जाएगा I2 माइनस R2, तो डेल्टा आ जाएगा इन दोनों के सम के बराबर। I1 I2 साथ में रख दिया, R1 R2 साथ में रख दिया। I1 और I2 को मैंने कन्वर्ट कर लिया इस स्नेल्स लॉ के जरिए कि I1 है म्यू R1 तो I2 भी क्या होगा म्यू R2, दोनों को रख दिया मैंने, म्यू कॉमन आ गया, दोनों से R1 प्लस R2 कॉमन आ गया और R1 प्लस R2 मैथमेटिकली A के बराबर है। 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लिया, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये होता है बच्चों आप लोगों का कितने एंगल से लाइट डेविएट होगी व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। क्लियर और नॉट? आगे बढ़ूं इसके अंदर। अब चलिए अगली चीज सुनिए क्या है, ये भी समझ में आ गया। अगला होता है बच्चों हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सुन लीजिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको बोलते हैं डेल्टा एम। तो गाइज हमने ना एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज पाई, हमने एक ग्राफ ड्रॉ करके देखा, या आप लोगों का एक्सपेरिमेंट भी आप लोग जानते हैं। दिस इज आवर इंसिडेंट एंगल, दिस इज आवर इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हमने क्या पाया, जैसे तुम लोग मुझे बताओ, यहां पर मैंने अभी कुछ इंसिडेंट एंगल लिया हुआ इस रे का, ध्यान सुनना भाई, मैंने इस प्रिज्म के ऊपर, बातें मत करो, यहां पर ये रे ऐसे जा रही है तो नॉर्मल तो कुछ ऐसे है ना, तो ये इंसिडेंट एंगल है ना। हाँ बच्चों, अगर मैं रे को बिल्कुल ऐसे भेजूं तो कितना इंसिडेंट एंगल है बोलो? 0। अरे रे को ऐसे भेजूं कितना है बोलो? 0। थोड़ा सा और ऐसे भेजूं तो कुछ 5-6 डिग्री हो गया, थोड़ा और ऐसे भेजूं 10 डिग्री हो गया, थोड़ा और ऐसे 15 20 30 ऐसे बढ़ता रहेगा। जितना मैं रे को इधर की तरफ ला रहा हूं, देखो उधर से ला रहा हूं तो इंसिडेंट एंगल पहले कम था, फिर और ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हो गया। तो मैंने पाया कि जब मैंने अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे रे को एंट्री दिलवाई इस प्रिज्म के अंदर, तो रे ने जो डेविएशन दिया, कितने एंगल से वो डेविएट हुई, वो भी अलग अलग ही ऑब्जर्व हुआ। मींस आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन I1 पे डिपेंड करता है, देख लिया जाए तो हमने कन्वर्ट कर लिया। बट आप लोग जानते हैं कि लाइट कितने एंगल से डेविएट होगी, इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितने एंगल से वो एंट्री ले रही है, कितने एंगल से वो। तो हमने जब इसका ग्राफ ड्रॉ करा तो हमने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें पाई कि जब एंगल मैंने बहुत छोटा लिया हुआ था, 5-6 डिग्री का लिया हुआ था, तो कुछ एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा था मुझे, मान लो इतना मिल रहा था। समझो मेरी बात को, जैसे मैंने 5 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंट लिया अर्जित, तो इतने डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया। फिर मैंने थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, इंसिडेंट एंगल थोड़ा बढ़ाया, अगली बार थोड़ी और बढ़ा के लेके आया, तो एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा कम हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा लाइट अब थोड़ा कम डेविएट हुई। ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा जो टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है वो यहीं से बन सकता है, तो आप लोग ढंग से सुनेंगे तो फंसोगे नहीं पक्का। आप इंसिडेंट एंगल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आप रे को ना बड़े बड़े इंसिडेंट एंगल से लेके आ रहे हैं, और आप पा रहे हैं कि धीरे धीरे एंगल ऑफ डेविएशन जो हो रहा था, जो रे जितने एंगल से डेविएट हो रही थी, ऐसे घुसी थी ऐसे निकली है, तो जो एंगल से डेविएशन हो रहा था वो धीरे धीरे कम होने लग गया है। थोड़ा और इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और इंसिडेंट एंगल बढ़ाया और कम हो गया। आपने पाया कि लगभग किसी एक सर्टेन वैल्यू पे आके ऐसा हुआ कि जैसे कि मान लो आपने 40 डिग्री का इंसिडेंट एंगल लिया, उस समय एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम हो गया। अब आपको लग रहा है कि जितना मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ाता रहूंगा उतना एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता रहेगा? कम। लेकिन फिर दोबारा क्या हुआ, एक सर्टेन वैल्यू के बाद एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ना शुरू हो गया। मतलब उसके बाद अगर आप लोगों ने फिर से इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाना शुरू करा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होने लग गया। ये ग्राफ कुछ ऐसा अम्ब्रेला जैसा बना। इस अम्ब्रेला जैसे ग्राफ का मतलब क्या है कि एक सर्टेन वैल्यू पर ऐसा होता है कि सबसे कम डेविएशन रिकॉर्ड होता है, सबसे कम डेविएशन रिकॉर्ड होता है। मतलब कि व्हेन यू इंक्रीजिंग द इंसिडेंट एंगल ऑन दिस साइड, इंसिडेंट एंगल को आप बढ़ा रहे हो तो एंगल ऑफ डेविएशन धीरे धीरे बोलो क्या होता है? कम होता है। बट एक सर्टेन वैल्यू तक बिल्कुल मिनिमम होने के बाद फिर दोबारा से अगर तुमने और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करी इंसिडेंट एंगल, तो फिर से लाइट ज्यादा डेविएट करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डेविएशन क्या है? अरे भाई ऐसे आई थी ऐसे निकली तो यही तो डेविएशन है। इतने ऐसे आई थी कार्तिक, ऐसे आई थी ऐसे निकली तो ये डेविएशन है। ये डेविएशन हमने रिकॉर्ड करा अलग अलग इंसिडेंट एंगल पर। तो मैंने पाया कि जब मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहा था तो एक सर्टेन इंसिडेंट एंगल पर हमारे को सबसे कम डेविएशन रिकॉर्ड हुआ, सबसे कम डेविएशन रिकॉर्ड हुआ। लेकिन उसके बाद अगर मैंने फिर से इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया तो डेविएशन फिर से बढ़ने लग गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि कौन सा पॉइंट होता है जहां पर आपको मिनिमम डेविएशन ऑब्जर्व होता है। तो एक ऐसा पॉइंट बच्चों आता है, सुन लीजिएगा, एक ऐसा पॉइंट आता है बच्चों जब हमारी रे जब इसमें दाखिल होती है ना, ये रहा नॉर्मल, तो हमारी रे जब दाखिल होती है और जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो वो बिल्कुल ना पैरेलल निकलती है बेस के साथ। सुन लीजिए, बिल्कुल बेस के साथ कैसे निकलती है बच्चों? बेस के साथ बिल्कुल पैरेलल निकलती है। इस वक्त पर सुनिएगा, आएगा समझ में। आपको पता है थोड़ा सा मैं उधर से ला रहा था तो अलग तरीके से, ये तो ऊपर से निकलती है नीचे से निकलती, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट एंगल आता है जब ये बिल्कुल कैसे निकलती है बोलो? पैरेलल। अरे या तो मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा
समझो मेरी बात को। अगर मैं इस एंगल के मुकाबले, चलो इसी डायग्राम को थोड़ा खराब कर लेता हूं, अगर मैं थोड़ी सी रे को ऐसे लाऊंगा, सुनो थोड़ी सी रे को इससे कम पे लाऊंगा, तो रे ऐसे जानी चाहिए थी, मुड़ेगी, थोड़ा सा नीचे से जाएगी, इसके नीचे से जाएगी, पैरेलल नहीं होगी बेस के पैरेलल नहीं होगी। थोड़ा सा इधर से लाऊंगा, थोड़ा सा इधर से लाऊंगा, तो ये ज्यादा ही कर दी, थोड़ा सा इधर से लाऊंगा तो नॉर्मल के साथ बैंड करेगी, थोड़ा सा यहां से निकलेगी, फिर भी बेस के पैरेलल नहीं है। बट एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जरूर आएगा, ध्यान समझिएगा, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल आएगा जब ये बेस के बिल्कुल क्या होगी, पैरेलल होगी। उससे पहले भी पैरेलल नहीं थी, इसके नीचे भी पैरेलल नहीं थी। वो पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल ऐसा आता है जहां पर लाइट सबसे कम डेविएट करती है। मतलब लाइट सबसे कम डेविएट तब करती है जब ये वाली जो अंदर वाली रे होती है बेस के बोलो क्या होती है, पैरेलल होती है। और ये किसी एक सर्टेन एंगल पर ही ऑब्जर्व होता है, उसी एंगल पर हमारे को सबसे मिनिमम डेविएशन ऑब्जर्व होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कुछ बातें रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे कि ये आपका I1 है, ये बोलो क्या होता है R1, ये बोलो क्या होता है R2, और ये बोलो क्या होता है I2। तो बोलते हैं कि एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों बोर्ड पे, कि जब मैं इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा और यहां पर ये होगा, इस सूरते हाल में जो ये आप लोगों को एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है, ये कैसा डेविएशन है बोलो, मिनिमम वाला। कैसा वाला बोलो, तो मैं बोलूंगा एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बातें बिल्कुल नहीं, जब लाइट मिनिममली डेविएट करती है उस समय द रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। ये एक तो बात याद करो। ऑल्सो एक चीज और ऑब्जर्व हुई, I1 उस वक्त किसके बराबर होता है और R2 किसके, R1 किसके बराबर होता है। ये दोनों बातें रिकॉर्ड होती हैं उस समय पे, मतलब कि जब हमारी अंदर वाली रे बिल्कुल पैरेलल जाती है ना, उस समय ये I1 I2 के बराबर होता है और R1 किसके, R2 के। डायरेक्ट याद करो, ज्योमेट्री में मत फंसो अभी फिलहाल, सीधा याद करो कि जिस समय पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑब्जर्व होता है, और ये कैसे ऑब्जर्व होगा, आप लोग इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते रहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन घटता जाएगा, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू का फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं पता लग गया इस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर हमारा लाइट सबसे कम डेविएट होता है, और इस वक्त हमारा I1 किसके बराबर होता है, इस वक्त हमारा I1 किसके बराबर होता है बच्चों, I2 के, और R1 भी किसके बराबर होता है, R2 के। समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर, पक्का। और लाइट जो अंदर की जो रे होती है वो बेस के बिल्कुल क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। और इसके जरिए बस मैं आप लोगों को एक लास्ट चीज बताने वाला हूं। आप लोग जानते हो कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, सही बच्चे बोलो, साइन आई बाय साइन आर होता है। इधर देख ले क्यों उसको छेड़ता रहता है, साइन आई बाय साइन आर होता है। अब जरा मुझे बताना, जरा मैं इसको देखो कैसे लिखने वाला हूं। यहां पर मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, I1 I2 के बराबर है और R1 R2 के बराबर है। अच्छा, अगर R1 R2 के बराबर है अर्चित, A बराबर तेरा R1 प्लस R2 है, तो दोनों अगर बराबर है तो मैं इनको RR बोल देता हूं। तो मैं बोलूंगा A बराबर 2R है और R बराबर A बटे 2 है। R को बोलो क्या बोल सकता हूं, A बटे 2। अरे स्नैप्स लो तो यही होगा, साइन A बाय साइन R इक्वल्स टू म्यू। अरे कैसे, अरे म्यू 2 बाय म्यू 1 होगा, तो म्यू 1 तो 1 है ना एयर के हिसाब से। अर्चित नहीं आ रही बात समझ में, कार्तिक तो मुझे बताओ जरा, R बराबर A बाय 2। दूसरी चीज I का मैं क्या करूं अब यहां पर, तो आप लोग जानते हो बच्चों इस वाले रिलेशन को जो तुमने पहले पढ़ा था, डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल्टा बराबर क्या होता है, I1 प्लस माइनस में R1 प्लस R2। तो तुम मुझे बताओ व्हेन डेल्टा बराबर डेल्टा एम, बहुत जरूरी चीज लिखने वाला हूं मैं, जब डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होता है, मतलब कि व्हेन द लाइट मिनिममली डेविएट, सो दिस विल बिकम डेल्टा एम, दिस विल बिकम I and I, this will become 2I and this will become R and R, that is 2R, which is 2R is equals to, बोलो क्या बोल सकता हूं, A। समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी सर, ये A बन जाएगा। मुझे बताओ मैं I को यहां से निकाल के बोलो क्या रख सकता हूं, A प्लस डेल्टा एम बाई में बोलो क्या 2। भाई मेरे को भी एक बात समझनी है, इस फॉर्मूले को मैं I और R से कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैंने बोला कि म्यू बराबर में आ जाएगा साइन I की जगह पे आ जाएगा A प्लस डेल्टा एम बाई में 2 और R की जगह पे आ जाएगा A बाई में 2। जिसको समझ आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम आएगा भाई। जब आपको वो एंगल ऑफ प्रिज्म दे देगा और बोल देगा इतने एंगल से मिनिममली डेविएट कर रहा है, तो म्यू पूछता है, या फिर म्यू और एंगल ऑफ प्रिज्म देके आपसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछता है। लेकिन क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या तामझाम में नहीं करा है यहाँ पर। लाइट कब मिनिममली डेविएट करती है, कंडीशंस याद करो। लाइट कब मिनिममली डेविएट करती है, सर इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते चलो। हाँ भाई लक्ष्य,
इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते चल, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पे ऐसा होगा कि लाइट मिनिममली डेविएट करेगी, उससे ज्यादा करूंगा इंसिडेंट एंगल तो भी ज्यादा डेविएट करेगी। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट एंगल बीच में आता है जिस पर लाइट सबसे कम डेविएट होती भी पाएगी, सबसे कम डेविएशन होता हो पाएगा। इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा ऐसे करके लाऊंगा तो भी दिक्कत आएगी, ऐसे करके लाऊंगा तो भी ज्यादा डेविएट करेगी। बट ऐसे में अभी फिलहाल जो है उसमें सबसे कम डेविएट करेगी, और इस वक्त पर हमारी अंदर वाली जो रे होती है बेस के पैरेलल होती है। दूसरी चीज I1 I2 के बराबर दिखता है और R1 R2 के बराबर दिखता है। उसी से मैंने R1 R2 के बराबर था तो मैंने R को A/2 लिख दिया, और क्योंकि I1 I2 बराबर है, R1 R2 बराबर है, तो मैंने यहाँ से I को निकाल लिया A प्लस में डेल्टा M/2 और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। तो भैया कुल मिला के अगर ये दो चीजें आप लोग अच्छे से याद कर पा रहे हो तो प्रिज्म के रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा, चिंता मत करिए, मैं कराऊंगा तब आ जाएंगे समझ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक मिनट तसल्ली से इसको देख लीजिए, नहीं आया समझ में? बताओ कुछ डाउट है तो? अरे किसको डाउट है बताओ? सोच लो, पक्का? हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे बता सही बता रहा है कुछ। ठीक है, अब तुम लोगों को एक और चीज सिखाता हूँ, ये तो समझ में आ गया सब बच्चों को, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? अच्छा, मैंने तुम लोगों को वो केस सिखाया था कि जब लाइट प्रिज्म के अंदर दाखिल होती है तो वो प्रिज्म से बाहर निकल भी सकती है और हो सकता है प्रिज्म से बाहर ना निकले। वो सारा कंडीशन किसका चेक करना पड़ेगा? TIR का। याद आ रहा है कुछ तुम लोगों को? नहीं आ रहा ना याद? तुम लोगों को एक क्वेश्चन आया था अभी प्री बोर्ड के अंदर, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूं आप लोगों को हैंड टू हैंड। प्री बोर्ड का पेपर दिखाओ। एक मुझे NCERT और दिखा दोगे बच्चा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ना डायग्राम में थोड़ा सा गलत दे दिया था, बताता हूँ कैसे। भाई बात करने के लिए नहीं बोला गया है। चलो भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों की रिफ्लेक्शन को समझने की और ज्यादा, मतलब आपको रिफ्लेक्शन समझाने में मदद करेगा। समझो मेरी बात को। एक बार उसने प्रिज्म ऐसे लिया हुआ है, एक बार उसने प्रिज्म कुछ ऐसे लिया हुआ था। 45 डिग्री यहाँ पर है, दोनों में है, दोनों केसेस में राइट एंगल्ड प्रिज्म। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, कैसे मर्जी आप लोगों को पूछ रहे, दिमाग में बस रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए होता क्या है। क्या होता है सर? रेयर से डेंसर जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगी, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर TIR भी हो सकता है। बोलिए मत, जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, डेंसर से, तो TIR भी हो सकता है। कब होता है TIR? लक्ष्य कब होता है? जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो TIR होता है। इसीलिए TIR पहले पढ़ाया गया आप लोगों को। लेकिन अगर मेरा इंसिडेंट एंगल T इससे क्रिटिकल से कम है तो डेफिनेटली क्या होगा? रिफ्रैक्शन ही होगा, रिफ्रैक्शन ही होगा। क्या तुम्हें याद भी आ रही है चीजें मैं जो बोलने लग रहा हूं भाई? पढ़ना तो पड़ेगा भाई, साथ के साथ नहीं पढ़ रहे हो तो चीजें फिर मुश्किलें लगती रहेंगी हमेशा, कभी आसान नहीं होने वाली। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया था, क्या पूछा? यहां पर एक चीज सुन लीजिए पहले, तो एक चीज और दी हुई है, कह रहा है कि इस क्राउन ग्लास प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री है। कह रहा है क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म, दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ निकालना ही नहीं था। क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म, बातें नहीं। मैंने तो ये भी बता रखा है आप लोगों को कि अगर क्रिटिकल एंगल ना दे और म्यू दे तो कैसे समझ में आता है कि आई बड़ा है या सी बड़ा है? याद है? ऐसे में हम साइन आई और साइन सी दोनों निकाल लेते हैं। नहीं आ रहा याद? क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म इज 41 डिग्री, 41 डिग्री का क्रिटिकल एंगल है। तो कह रहे हैं बताओ जरा
इन रेस का पाथ ट्रेस करो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी। शुरू करें, चलो आ जाओ, पहले इसको शुरू करते हैं। सपोज करो बी से एक रे जा रही है, बिल्कुल बातें नहीं, ये रह गई। देखते हैं बी कहां जाके बनेगा, बी कहां जाके बनेगा, इसकी रे फाइनली कहां जाके बनेगी। सही बच्चे देखना, रेयर से कहां एंट्री ले रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट आप जरा इसका नॉर्मल ड्रॉ करो एक बार, और अगर कभी भी रे बिल्कुल नॉर्मल के साथ ही आ जाए तो आपको पता है वो सीधी चली जाती है। बताया था मैंने आप लोगों को, नहीं पता तो याद कर लो। अगर कुछ एंगल पे आ रही है, ऐसे एंट्री लेता या ऐसे एंट्री लेता, तो वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता। प्रियांशु क्लियर है। बट अगर रे सीधी ही आ गई नॉर्मल वाले पे, तो आई एक्चुअली में कितना है बोलो, 0। आई कितना है बोलो। अब तुम स्नैप्स लो यार, सब बच्चे जानते हो कि अगर आई 0 हो गया तो आर पक्का 0 आएगा, क्योंकि साइन आर भी तो किसके बराबर होता है, साइन आई बाई में म्यू के। आई 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा, और साइन आर भी 0 आएगा। तो आर भी 0 होता है, मतलब कि कोई एंगल बनाते हुए नहीं जाएगी, रे सीधी जाएगी। तो सबसे पहली चीज रे सीधी जाएगी। सब बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, मुझे फटाफट से बता दो। तनीषा नहीं आया समझ में, नहीं आया, तो रे पहले सीधी जाएगी। लेकिन अब जरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब रे जाने वाली है डेंसर से रेयर। तो दो सिनेरियो है, या तो बाहर निकल जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते हुए, या फिर टीआईआर दे जाएगी। अब सारा खेल है कि आई सी से बड़ा बना या नहीं बना। तो मैं यहां पर आई बनाऊंगा, कैसे, आ जाओ बोर्ड पे। तो यहां का नॉर्मल कैसा बनेगा, सही बच्चे बताओ, यहां का नॉर्मल ऐसा बनेगा। अरे सरफेस के हिसाब से नॉर्मल तो बनाना आना चाहिए भाई। अब ये जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है, ध्यान देंगे, ये वाला एंगल कितना है, ये जो इंसिडेंट एंगल है, क्योंकि मुझे यही देखना है कि मेरी रे ने डेंसर से रेयर जाते हुए कितना एंगल बनाया नॉर्मल के साथ। अगर वो जो एंगल बनाया वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है तो टीआईआर, और बड़ा नहीं है तो रिफ्रैक्शन। खुशी नहीं आया ना समझ में, नहीं आया भाई। डेंसर से रेयर जब लाइट जाती है तो बताओ दो सिनेरियोज होते हैं, या तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से अभी भी छोटा है, क्रिटिकल है 41 डिग्री का, इसका मतलब बताओ 41 डिग्री का मतलब क्या होता है, कि इतने तक तो इंसिडेंट एंगल अगर रहा, 41 से कम रहा तो रिफ्लेक्शन होता रहेगा। बट 41 से अगर ज्यादा हो गया तो टीआईआर होगा, यही तो था। तो इंसिडेंट एंगल चेक करना है, क्रिटिकल से बड़ा दिख रहा है या भी कम दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो मेरा इंसिडेंट एंगल यहां पर कितना है, इसके लिए बहुत बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए। ऊपर 45 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 45 और ये पूरा 90 है, नॉर्मल है ना, मैं खराब नहीं कर रहा डायग्राम यार। ये 90 है, ये 45, तो ये 45 और ये पूरा 90 है, तो ये 45 तो ये 45। कह रहे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नहीं आया। बताओ इंसिडेंट कितना है 45, क्रिटिकल कितना है, बड़ा है, आईसी से बड़ा है, तो बोलो क्या होगा, टीआईआर। टीआईआर का मतलब रे क्या करेगी बोलो, अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगी। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जितना इंसिडेंट एंगल बनाया उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा। मतलब 45 तो 45 ही बनाएगी तो बिल्कुल 90 बन जाएगा। कार्तिक यहां पर चल रही क्लास, तो बिल्कुल यहां हो जाएगा। मुझे बताओ जरा क्या होगा, इतना ही बनाते हो चली जाएगी। तो मुझे बताओ रे कैसे करेगी, यहां से रे सर यूं आएगी, रे सर ऐसे आएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से रे कहां जाने की कोशिश कर रही है, डेंसर से, डेंसर से। अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो फिर क्या चेक करोगे, कितना इंसिडेंट एंगल है, 0। कितना इंसिडेंट एंगल है, अब यार क्रिटिकल एंगल तुम्हारा 41 है और इंसिडेंट 0 है, तो इंसिडेंट तो क्रिटिकल से कम ही है, कम है तो बोलो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। लेकिन आप जानते हो कि अगर आई 0 है तो आर भी कितना होगा, तो बाहर तो निकल जाएगी, इस बार बाहर निकल जाएगी। समझ नहीं आया ना कैसे बाहर निकल गई, क्योंकि सर इस बार इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 0 है, क्रिटिकल से बड़े होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो बाहर जाएगी पक्का। और बाहर जाएगी लेकिन मुड़ेगी क्यों नहीं, क्योंकि हमारी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रखा है, नॉर्मल से 0 बना रखा है तो 0 बनाती हुई निकल जाएगी। क्लियर है, नहीं आया पक्का। और इसके कारण भी होता है यार, आप एक बात बताओ, कोई रे सीधी आई नॉर्मल के साथ, बोलेगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कर दो, वो नॉर्मल में बैठी हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड कैसे करूं, समझे, वो खुद नॉर्मल पे है तो नॉर्मल की तरफ कैसे जाऊं उसको लेके। क्लियर हुआ, बोल रहा बाहर आ रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दो, अरे वो नॉर्मल वाले रास्ते पे ही है एक्चुअल बात पे, अब ये कैसे करूं उसे, समझ में आ रहा है, अरे नहीं आ रही बस समझ में आ रही बात। तो यहां पर सुनो, अभी यहां जो बी वाला इमेज है कहां बना, आशुतोष बी वाला यहां बन गया, अरे बी की इमेज यहां बन गई। चलो एक ही बनाते एक बार, सभी बच्चे बोर्ड पे, एक ही, ए गई यूं, एक ही रे थोड़ी अलग ले लूं, ऐसे आई, सेम ही ले लो यार, ऐसे आया, अरे बिल्कुल सेम बनना है यार, क्या बदलू इसमें बताओ ना। तो मुझे बताना जरा क्या बनेगा नॉर्मल, अगर नॉर्मल ऐसा बना, सभी बच्चे मुझे इंसिडेंट एंगल बताओ कितना बनेगा ये वाला, बोलो सर 45, फिर से इंसिडेंट 45 और क्रिटिकल से बड़ा है सर, टी आई आर होगा, टी आई आर होगा। अरे यार पैरल रहती तो समझ जाना चाहिए था, यूं आएगा और सीधा ही निकल जाएगा। ए कहां बना,
ए से बी ऑब्जेक्ट ऐसा था, ऐसा बन गया। मुझे बताओ जरा, जो ए बी हमारा ऐसा था, वो वैसा दिखेगा, मतलब कि इमेज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, इमेज रोटेटेड बाय, कैसे बोल रहा हूं, अरे चीज ऐसे थी, अब वो ऐसी होगी तो 90 डिग्री से रोटेट होगी और इधर बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक बार ये देखिए, ये बहुत अच्छा केस है आप लोगों के लिए, ये भी बिल्कुल वही प्रिज्म है, बस प्लेस अलग तरीके से करा गया है। अब सुनो जरा क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलना शुरू करेंगे, अब तो समझ में आ चुका है। ये वाली रे बोलो कैसे जाएगी, ये वाली रे सीधी जाएगी, बातें नहीं। और अब यहां पर नॉर्मल बनेगा, बना दिया। सभी बच्चे मुझे इस एंगल के बारे में बताएं, एंगल कितना है, क्योंकि सर ये 90 है, ये 90 है और ये 45 है, तो सर ये भी कितना होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये 45 होगा, तो सर इंसिडेंट एंगल 45। अरे वैसे बताऊं, जो वो एंगल होता है ना, यही वाला एंगल होता है, तो 45 बन रहा है, क्रिटिकल से बड़ा है, आईसी से बड़ा है, बोलो क्या होगा, टी आई आर, क्या होगा? तो भैया कर दो टी आई आर, कह रहे सर वही तो बन रहा है, सेम बन रहा है, लेकिन सुनो तो सही अभी, 45 बना, ऐसे आ गया। अब यहां पहुंचा, अब फिर दोबारा से कहां जाने की कोशिश है, टेंसर से बिना चेक करे बाहर नहीं निकालेंगे कभी भी रे को, टेंसर से रेरर में निकालेंगे ही नहीं बाहर, हमेशा चेक करेंगे। सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया है, समझ जाइए, वहां पर आपको वो चेक करवाना चाह रहा है, और जनरली टीआईआर मिलेगा आप लोगों को एक बार एटलीस्ट, तभी वो चेक करवा रहे हैं, तो गलती से बच्चा सही कर जाएगा उसको रिफ्लेक्शन करके। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर नॉर्मल कैसे बनेगा, यहां नॉर्मल पता कैसे बनेगा, तो यहां नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, बन गया। अब मुझे बताओ जरा ये एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल निकालेंगे कितना है, तो इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें मैथमेटिक्स आना चाहिए। ये मैं रे को थोड़ा बढ़ा दूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप। बताओ जरा ये एंगल 45 कैसे है यार, लॉजिकली दिख रहा है 90 है, ये वाला 45 होगा, कुछ कह रहे कैसे 45 होगा यार, बिल्कुल पैरेलल बन रहा है यार, 45 ही होगा, समझ रहे हैं? यूं सोच लो, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये पूरा 90 है और वो 45, तो ये 45 होगा, कुछ कह रहे पता नहीं कैसे बना दे रहे 45। अरे ज्योमेट्री है भाई, पूरा ये सम 180 होगा, पूरा ये सम 180 होगा, वो 45 है, तुम्हें पता है ये 45, ये 45, क्योंकि पूरा 90 है, 90 और 45 135 तो 45, अब वो 45 और ये 90 तो ये 45, और ये पूरा 90 है तो ये भी, कुछ कह रहे याद कर लिया 45 होता है, फिक्स 45 होता है, कुछ नहीं चेक करना सर, तो ऐसे लगे 45 लिख देना हर बार। तो आई फिर से 45 मिला, जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्या होगा, टी आई आर। ऋतिका नहीं आया समझ, इधर भैया जब बाहर निकलने की कोशिश थी तो इंसिडेंट एंगल 0 हो गया था, जो क्रिटिकल से छोटा था तो बाहर निकल गई, बट इस बार इंसिडेंट एंगल अभी भी कितना बना बोलो, 45 डिग्री का, विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो रे गेट अगेन टी आई आर, फिर दोबारा से 45 बना लेगी, 45 वो 45 है, टी आई आर का मतलब ये होता है आई और आर बराबर, बनाया। अब जरा बताओ, फिर दोबारा टेंसर से रिलेटेड जाएगी, हम चेक करेंगे फिर से, तो मैंने कहा सर नॉर्मल ऐसा बनेगा, इस बार मेरी रे ने बिल्कुल 0 डिग्री एंगल बनाया इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट 0 है तो पक्का बाहर निकल जाएगी सर, कैसे आएगी? तो मुझे सभी बच्चे बताओ बी कहां बना, बी यहां बना। अब मुझे लगता है ए को लेके तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ए यूं जाएगा, सिमिलर सिनेरियो क्रिएट करेगा, सिमिलर सिनेरियो क्रिएट कर देगा, समझाने की जरूरत है या समझ गए हो? अरे ये भी 45 बनेगा यार, कुछ नहीं समझ पा रहे शायद, बिल्कुल सेम। तो मुझे बताओ जरा क्या होगा, ऐसे आएगा, फिर यहां पर सेम सिनेरियो क्रिएट होएगा, आई 45, बोलो रे कैसे निकलेगी, मुझे बताओ जरा क्या बना, 180 डिग्री से इमेज रोटेट होगी। तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें गड़बड़ इन्होंने क्या कर दी, इन्होंने यहां दे दिया, ऐसा दे दिया, ऐसे दे दिया इन्होंने। अब ये लॉजिकली ही मैं कैसे बनाऊं यार, ये तो चलो मान लेता हूं हो जाएगा ऐसे करके, बट ये वाला तो जाइए यहां पर है। अगर मैं डायग्राम पे जाऊं, आपके एनसीईआरटी और जो आपका पेपर में डायग्राम आया उसके हिसाब से तो आंसर बनना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ए बी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा बना दिया उन्होंने कि ए वाले की जो रे ऊपर जाके टकरानी चाहिए थी वो उनकी नीचे ही टकरा रही है, तो वो एक्चुअली बाय मिस्टेक हुआ है, वो ए ऊपर होना चाहिए था, एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऐसे मिलेगा तुम लोगों को पेपर के अंदर। नहीं हुआ क्लियर अभी भी? मैं आपको एक बात यार सिंपल कह रहा हूं, छोड़ो तुम सारी बातें, तुम मुझे बस एक बात बताओ, ये केसेस अब तुमने ये जो समझे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम ये बताओ, प्रिज्म को जैसे मर्जी प्लेस कर दे, प्रिज्म 45 वाला क्या जरूरी, मैं कह रहा हूं एक 90 एक 60 एक 30 भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, एक 90 ये वाला 90 वो 60 या 30 कर दे, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को बस एक छोटी सी चीज सोचनी है कि जब जब रे पास होंगी तो रे डेंसर करते हैं, तो आपको पता है घुसा दो सीधा उसके अंदर, डेंसर के अंदर, लेकिन जब डेंसर से रे जाएगी
तो आपको ध्यान रखना है कि या तो रिफ्रैक्शन होगा या बोलो क्या होगा, टी आर। उसके लिए हर बार इंसिडेंट एंगल चेक करना है कि वो बड़ा है सी से या छोटा है सी से। और क्रिटिकल एंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सोचो क्रिटिकल एंगल नहीं दिया होता, आपको इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता, तो तुम क्या करते? साइन सी बराबर क्या होता है, 1/μ। तो बोलता कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ये बोलता था 1.4 है, तो मैं बोलता कि म्यू 1.4 है तो साइन सी 1.4 आ गया। अब तुम कहते कैसे निकालूंगा, कोई नहीं, बस साइन सी पे रुक जाना, साइन सी पे ही रुक जाना। अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता, क्रिटिकल एंगल नहीं मिलता, सुन लो मैंने करा रखा तुम लोगों को, तो तुम्हें पता है साइन सी बराबर 1/μ होता है, म्यू को यहां पर रखेंगे, साइन सी की वैल्यू आ गई। फिर तुम क्या करते हो, साइन आई चेक करते हो, साइन आई है साइन 45, साइन 45 कितना बोलो, 1/√2, √2 कितना बोलो, 1.41। अब बहुत क्लियरली दिख रहा है, वो है 1.40, ये है 1.41। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका वैल्यू छोटा होगा। मतलब साइन आई छोटा होगा साइन सी से, मतलब आई किससे छोटा होगा, मतलब क्या होगा अगर आई भी सी से छोटा है, रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा बोलो। तो कभी अगर उसने क्रिटिकल एंगल डायरेक्ट दे दिया फिर तो काम ही आसान हो गया, और क्रिटिकल डायरेक्ट नहीं दिया तो मुझे पता है फिर भी कैसे करना है, मैं बोलूंगा साइन सी बराबर 1/μ, और बस इसको यही रोकूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा क्रिटिकल एंगल। साइन सी की वैल्यू और साइन आई की वैल्यू को कंपेयर करूंगा और पता लग जाएगा साइन आई बड़ा है या साइन सी, उससे मेरे को पता लग जाएगा आई बड़ा है या सी बड़ा है। मैंने ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिया है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी बता दो मुझे, पक्का? तो भाई अब तो ये सारी चीजें खत्म ही हो गई। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज अ टॉपिक विच इज, आपको पता है न्यूमेरिकल पार्ट में ही आएगा, तो किसी भी बच्चे को इस टॉपिक को लेके ज्यादा भी सोचना नहीं है। जैसे ही न्यूमेरिकल आएंगे इसके, मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड वहीं पर ही करा दूंगा, चिंता मत करिए, कोई टॉपिक नहीं है, न्यूमेरिकल है सीधा। क्लियर है? अब आप लोग मुझे बताओ उनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है, मेजर चैप्टर है, ध्यान रखना मेजर चैप्टर है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चिंता मत करिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। आप लोग मुझे बस ये बताओ जो मैंने अभी ये कराएंगे ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, डाउट किसी को? बढ़ूं आगे? हाँ बोलो, लास्ट वाला भेज रहा हूं। क्या चीज? 270 कैसे? वो तो यार हम किस तरफ कर रहे हैं वो बात है ना। अगर इफ रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो 270 बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में 90 बोल देंगे। आप कैसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज रोटेटेड बाय 270 डिग्री एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, बोलना चाहो तो। अदरवाइज 90 बोलोगे गलत नहीं है, 270 भी बोलोगे गलत नहीं कर सकता कोई, गलत नहीं कर सकता कोई, क्योंकि वो लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें भी खेल होता है कि जो कभी कभी टीचर बैठा होता है ना, वो इस बात पे ध्यान नहीं देता, उसको तो आंसर आंसर की से देखना होता है। आंसर की में दिखा हुआ 90 और 90 दिखा हुआ आंसर की में, और उन्होंने आंसर की बनाने वालों ने भी गड़बड़ कर दी है। जनरली आंसर की बनाने वाले ध्यान रखते हैं कि बच्चा इसमें 270 भी डाल सकता है, तो वो लिख देंगे 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो ठीक है बच गए। और उसने सिर्फ 90 डिग्री डाल के दे दिया और टीचर ने भी अपना दिमाग नहीं लगाया, तो फिर वो गलत कर देगा इसको। इसलिए करके आना वही जो तुम्हें क्लास में करवा रहे हैं, क्योंकि जो बुक्स में है वही क्लास में करवा रहे हैं, ठीक है? तो डन ये वाली चीज, पक्का? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। चैप्टर किसी भी तरीके से मुश्किल लग रहा है क्या अभी तक? नहीं है बच्चों मुश्किल। रे ऑप्टिक्स बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, मैं बता रहा हूं, रे वेव अच्छा कर जाओ। ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स हमारी अच्छी है ही, कर रहा हो तो आपकी अच्छी है। अरे तुम्हारी भी अच्छी होगी ना, मैं हमारी में मैं सबको इंक्लूड कर लेता हूँ कि अच्छी हो चुकी होगी, कितना करने के बाद तो ना, एटम न्यूक्लियस सबको तो कर लिया यार, सेमीकंडक्टर डुअल कितनी बार करें, है ना? अब तो अब भी बढ़िया नहीं होगी तो कभी बढ़िया नहीं हो सकती भाई, है ना? तो ये 6 चैप्टर हमारे लगभग खत्म होंगे तो बढ़िया बात बन जाएगी। चलो अब सुनो, छुट्टी नहीं हो रही है अभी कुछ भी, कहीं तुम सोच रहे हो क्या बोल रहा है माता जी ये तूने ठीक नाम रख दिया यार इसका। क्लास बिल्कुल बातें बंद। तो ये हमारी एमटीजी है जो हमें करनी है। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं,
यहां से शुरू होता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म 51 से, और ठीक ठाक नंबर्स में इसके क्वेश्चंस होंगे। ऑप्टिकल कहां से शुरू हो गया, यहां से ऑप्टिकल शुरू हो गया, तो लगभग 20 क्वेश्चन अकेले सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म के हैं। 100 क्वेश्चंस का अंदाजा है, 20 क्वेश्चन पूरी तरीके से प्रिज्म के हैं। क्लियर है? 108 होंगे, 110 होंगे, जो भी होंगे वो प्रैक्टिस कर लेना, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं मिलेंगे अलग से आपको। 100 है इसमें लगभग। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के भी आप लोग देख लीजिए, लगभग 30 क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, 30 क्वेश्चंस तो अलग से ही कराऊंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 70 क्वेश्चन जो हमारे पहले हैं, अब इनको खत्म करते हैं 2 सिटिंग्स में। 70 है ना? क्या हो गया, टेंशन में क्यों आ गए तुम लोग इतना? तो मेरी एक बात सुनो भाई, ओए चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, वैसे हालांकि मैं तुम्हें बता चुका हूं तुम लोगों, लेकिन पता नहीं याद रहती कि नहीं रहती। तो मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी कि रिले का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बोला था रिले ने? कौन बताएगा? रिले के अकॉर्डिंग बच्चों प्लीज यार देखो, ऐसे शोर मत करो। आपको पता है कि कोई भी चीज की पावर ऑफ बेंडिंग की, कोई भी लेंस या कोई भी ग्लास मीडियम लेड लाइट को कितना बेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इज दिस क्लियर? और मैं आपको बता दूं कि ये कहते हैं रिले में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर कलर की लाइट के लिए अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मतलब कि अगर किसी कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए म्यू कम काम करेगा, इफेक्टिव म्यू कम होगा उसके लिए। और अगर वेवलेंथ कम है, जैसे वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है, तो उसके लिए म्यू ज्यादा काम करेगा, मतलब उसका पावर ऑफ बेंडिंग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि म्यू वेवलेंथ के ऐसे है, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर ऑफ बेंडिंग कम होगी, मतलब उसके ऊपर बेंडिंग कम लगेगी। तो जैसे कि आप लोगों की व्हाइट लाइट जब इसमें से पास होती है, अगर व्हाइट लाइट इसमें से पास कराओगे तो व्हाइट लाइट में मैंने बोले थे 7 कलर होते हैं विब्योर, 7 कलर होते हैं, बट इन 7 कलर की वेवलेंथ एक जैसी नहीं होती नितिन। इन 7 कलर में वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है बोलो? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो उसके ऊपर म्यू सबसे कम लगेगा, और म्यू सबसे कम लगेगा तो उसकी बेंडिंग भी सबसे कम होगी। इस बात का प्रूफ अब आप लोगों के पास ये फॉर्मूला भी है, ए इंटू में म्यू माइनस 1। जितना म्यू कम काम करेगा उतना बेंडिंग भी कम होगा। एग्री और नॉट? सो हाइयर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लोअर इट्स म्यू, लोअर इट्स एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ? तो लाल कलर की लाइट सबसे कम डेविएट करनी चाहिए। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो इसके 7 कलर अलग अलग डेविएशन करेंगे तो स्प्लिट हो जाएंगे। रेड कलर सबसे कम डेविएट करेगा और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। तो विबग्योर ना पूरा इस तरीके से स्प्लिट आउट हो जाता है बच्चों। और आप लोगों को समझना है, अब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे भाई नहीं समझे क्या? गलत कर दिया ना? ग्रीन पहले आएगा, कह रहे इतना तुम ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, और ऑरेंज छोड़ो, ये बन गया विबग्योर। बातें नहीं भाई, अरे इंडिको पिंडी को छोड़ दो यार, तुम बस समझो मेरी बात को। इसलिए व्हाइट लाइट स्प्लिट क्यों हुई? क्योंकि सर व्हाइट लाइट में 7 कलर थे, और रिले ये कहते हैं कि कोई भी मीडियम हर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए अलग म्यू, अलग पावर ऑफ बेंडिंग करता है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए सबसे कम पावर ऑफ बेंडिंग लगाता है। क्लियर है? बढ़े आगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेंगे रितिका से। रितिका कह रहा है फॉर अ ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ। कौन सी लाइट के लिए सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ डेविएशन होगा? बताओ। रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। रेड, सिंपल आंसर। यार 20 में आया था क्वेश्चन, 1 नंबर यहां पर फ्री का मिल जाता है। फ्री के मार्क्स होते हैं, ये बता रहा हूं मैं। इसमें भी तुम कलर ढूंढते रहना कि कौन सा कलर पसंद आ रहा है मेरे को, तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना? तो लाल रंग इसका रीजन है। इसके बाद बोलो, पढ़ो पढ़ो। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज लेसर फॉर द रेड लाइट देन फॉर द ब्लू लाइट। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो लाल कलर के लिए कम होता है और ब्लू के लिए ज्यादा। ब्लू यस ज्यादा डेविएट करती है, रेड कम डेविएट करती है। समझ में आ रही बात? नहीं अभी रुक जाइए। और बोलता है रीजन क्या है इसका? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेड लाइट। क्या सही बोला उसने?
ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेड। क्लियर हो रहा है? जब क्वेश्चन दूंगा ट्राई करने के लिए फिर कर लेना, लिया ना। थर्ड समझ में आ गया? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन बिल्कुल उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। भाई देखो ए एंड आर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ा करो, इन क्वेश्चंस में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसमें गलती हो जाती है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको कब, और गलती चांसेस कब ज्यादा होते हैं जब दोनों सही स्टेटमेंट मिल जाती है। जब स्टेटमेंट दोनों ही सही मिल जाए ना, फिर लपड़ा है कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या, अगर एक गलत है इनमें से फिर तो काम आसान है, एक गलत है तो फिर तो काम आसान है ना, लेकिन जब दोनों करेक्ट होती हैं फिर थोड़ा लफड़ा होता है। तो थोड़ा तसल्ली से करा करो, बातें नहीं। इसका आंसर मुझे बताएगा सचिन पाठक। चलो, a ray of light on the passing through the equilateral glass prism suffers a minimum deviation equal to the angle of prism। उसका मिनिमम जो एंगल ऑफ डेविएशन है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, अबे क्या बोल रहा है क्या कह रहे एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, तो इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म का एंगल 60 होगा। ये बातें नहीं, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म का एंगल 60 होगा। फिर कह रहा है कि अगर इसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, स्टेटमेंट पढ़ा करो ना यार, इट सफर्स अ मिनिमम डेविएशन इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, इक्वल टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब ये भी कितना, ये भी 60 है। तो कह रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा है? कह रहे हमें नहीं याद आ रहा कुछ भी। अरे अभी पढ़ाया भाई, अभी पढ़ाया है, बोलो। ए भी 60 है, बी ए भी 60 है, तो 60 60 120 120 बाई 2 60 30 साइन 60 1.73 या √3 करके छोड़ना था। हाँ बोलो। डेल्टा इज इक्वल टू, बट ये फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन में छोड़ना है। आपने तो वो रेड कलर वाले में तो ये फॉर्मूला के साथ बोला था। रेड कलर वाला कौन सा? अभी सबसे स्टार्टिंग में। अरे वो समझाने के लिए बोल सकते हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं फॉर्मूला थोड़ा लगा रहा हूँ, मैं प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा हूँ, वो तो रहेगा हमेशा प्रोपोर्शनल, लेकिन मिनिमम डेविएशन की केस में आप फॉर्मूला तो ये वाला लगाओगे ना। तो म्यू तो √3 है भैया, ये डेल्टा मिनिमम वाला नहीं है। ओए, ये डेल्टा मिनिमम वाला नहीं है। डेल्टा मिनिमम वाला क्या है, इस वाले फॉर्मूले से निकलता है, इसी को लगाना। सुन लो, नहीं आया समझ में? ओ भैया तुम मेरी बात सुन लो, बच्चों रुक जाओ बिल्कुल। अगर तुम्हें एंगल ऑफ प्रिज्म मिला हुआ है, फिर बातें इधर देख ले, एंगल ऑफ प्रिज्म मिला हुआ है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिला हुआ है, तो भैया ये फॉर्मूला लगाओ म्यू के लिए। म्यू मिला हुआ है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा है, ये वाला लगाएंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हो पा रहा है याद? क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है अभी तक? चलो बताओ, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द रेड लाइट? कितने नकली क्वेश्चन है। वॉयलेट को रेड से बदल दिया तो डेविएशन ज्यादा होगा कम होगा? तो डेविएशन कम होगा। खुशी नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? कर लो ट्राई। इसके ऊपर परपेंडिकुलरली गिर रही है लाइट, परपेंडिकुलरली गिर रही है, फिर इधर आएगी, सोच लो क्या होगा। करो करो खुद करो, मैं नहीं करा रहा। 55वां क्वेश्चन सभी बच्चे खुद ट्राई करेंगे। खुशी अब बोतल भर लो, भर के लानी दो सभी बच्चे। 55वां क्वेश्चन, और जल्दी करना, प्रिज्म के सारे क्वेश्चन करा के भेजूंगा। हाँ भाई, सबसे नजदीक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किस स्कूल में, किस बच्चे का? डेट्स आ गई हैं स्कूल्स में,
किसी की डेट बताई गई है 8, 9, 10 बताई गई है, तो 8 से पहले पहले कर लेंगे सारा ही। बहुत सही बोला स्कूल के बच्चों ने, जिस स्कूल में जल्दी हो जाएगा उस स्कूल में आप जल्दी फ्री होने वाले हैं, आपको तैयारी का ज्यादा समय मिलेगा। कुछ स्कूलों में फरवरी में होगा, देखना वो कैसे परेशान होंगे। किसी स्कूल में फरवरी में तो नहीं है, किसी के फरवरी में भी है क्या? भाई देखो कोशिश करो, अगर आप लोग जनवरी में फ्री हो गए प्रैक्टिकल से, उसके बाद स्कूल मत जाना, प्री बोर्ड हो चुके हैं आप लोगों के, मत जाना, स्कूल वाले बुलाए तो भी मत जाना। नहीं, प्रैक्टिकल तो दे लो, प्रैक्टिकल देने का मत जाना। मतलब 1 फरवरी से लेकर जितनी भी क्लासेस हैं कोशिश करनी है सारी सुबह लगे, 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस लगे। समझ में आ रही बात? तो सुबह होएंगी भाई, फिर आपका स्कूल होगा तो दिक्कत आएगी। ये मंगवा लिया सिल्वर नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक मंगवाया यार, कहीं खत्म हो गया था ना सारा। फॉर्मेल्डिहाइड मंगवाया तुम लोगों के लिए एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए, और कॉपर ट्रेनिंग्स मंगवा ली नाइट्रेट के लिए, मंगवा लिया सारा सामान। हाँ इस संडे ही लगाते हैं, यही बस रह रहा था, बाकी सारा तो आ रखा है। बच्चों बताओ, मान्या नहीं हो रहा ना? भाई लाइट को यहाँ पर एंट्री तो दिलवाओ, क्वेश्चन बड़ा साफ है भाई। तनीषा क्वेश्चन कर लो। सही कर रही है, लेकिन ये 45 कैसे बना दिया? सर ऐसे निकलेगा नहीं है। भाई सुनो, आप लोग अभी भी गलती कर रहे हो कई बच्चे, सुनो सुनो दोबारा करा रहा हूं। भाई सारे बच्चे बोर्ड पर, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, बोर्ड पे देखो, ये हमारे पास प्रिज्म है, सचिन है, मुझे बस ये बताओ ये कितना एंगल है? 60, तो ये कितने है भाई? 45 मत लिखो हर बार, सुनो मेरी बात सुनो, ये वाली रे ऐसे आई है बिल्कुल उसने जिस तरीके से बनाई है, इट एंटर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड इफ इट एंटर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहां जो नॉर्मल बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा। तो अगर सीधा बनेगा तो सीधा ही इसमें एंट्री ले लेगा। अरे क्या हुआ? अब यहां वाला इंपॉर्टेंट सीन है, when the ray goes from the denser to rarer, we have to check whether the incident angle is greater than critical angle or smaller than critical angle. Agree or not? बात समझ आती है? तो मैं कैसे बनाऊं भैया? मेरे को सिंपल सी बात है, यहां पर नॉर्मल बनाना आना चाहिए, तो मैंने यहां पर नॉर्मल बना दिया। ये तो नहीं सोचते ना कि कभी मैं कैसा नॉर्मल बनाता हूं, कभी कैसा, अरे सरफेस के हिसाब से बनता है भाई। तो मुझे तुम ये बताओ इंसिडेंट एंगल यहां पर कितना होगा? तो ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल है बच्चों। अब इसको तुम्हें यार मैथमेटिक्स आनी चाहिए, यहां 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा, और ये 60 होगा, और ये पूरा 90 है, तो ये 30 होगा भाई। कुल मिला के जो ऊपर बचता है ना वही होता है, यही होता है, जो इसके बंद वाली तरफ दिखे ना वही वाला वैल्यू इसमें मिल जाता है। सही बात है? रिया नहीं आया समझ में? इंसिडेंट तुम्हारा कितना? 30। अब मुझे कैसे पता, उसने क्वेश्चन ये पूछा था इसका पाथ ट्रेस करो पूरा, तो भाई मेरा आई तो है 30, मैं चेक करने का क्रिटिकल एंगल, बट उसने क्रिटिकल एंगल नहीं दिया, उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। क्या दिया बोलो? तो सभी बच्चे बोर्ड पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो मेरा साइन सी तो बच्चों ये है, मेरा साइन आई बता दो भाई एक बार, साइन आई है साइन 45, साइन 45 30 तो है, और सुनो 1/2, तो साइन आई 1/2 हो गया। ठीक है, अब बताओ इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा होगा, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो छोटा होगा, तो साइन आई छोटा होगा साइन सी से, तो आई सी से छोटा है, अभी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल तक पहुंचा ही नहीं है, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन का मतलब रे गोज आउट, बट क्या सीधी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कुछ बनी अंडरस्टैंडिंग? नहीं बनी?
जो पढ़ाया था वही चीज है, बस सबकी अलग जगह से उसने भेज दी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, बात बन जाएगी। अच्छा मैं क्लियर है यहां तक, पक्का बताओ। अरे बैग को पैक कर रहा है अभी, इनकी बातें मत माना कर। अबे तो इतनी जल्दी क्या होती है, रख लो बाहर अभी, अगर क्वेश्चन आएगा फिर निकाल लूंगा, तलवार ये तो दुश्मन आएगा तभी निकाल लूंगा। सुनो ए, अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, मुझे बताओ बाहर अभी तो एयर थी, तो क्रिटिकल एंगल निकाला 1/μ करके। सोचो बाहर अगर पानी होता और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ होता, तो क्रिटिकल एंगल, बहुत बढ़िया, ये बताया था मैंने आपको, याद रखना है। अगर बाहर पानी भरा होता, इस प्रिज्म के बाहर पानी होता, तो इसका क्रिटिकल एंगल अलग होता। कितना होता? साइन सी बराबर में, जैसे 1 जो रखा हुआ है ना, ये एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता, फिर वो साइन सी की जो भी वैल्यू आती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 के बाद 56, भाई 56वां क्वेश्चन मैंने करवा रखा है वैसे आप लोगों को, जरा एक बार देख लो, कोई नहीं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मेरे पास एक प्रिज्म है, तेजी में करूंगा बिल्कुल, बातें नहीं। रे नंबर 1, चुप हो जा बिल्कुल। रे नंबर 2, रे नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.33, बातें बिल्कुल नहीं। रे नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45। साफ तौर पे एक बात कहता है, इन रेस का पाथ ट्रेस करो, कुछ नहीं दे रहा क्रिटिकल एंगल वगैरह, लेकिन मेरे को पता है कि जैसे रे नंबर 2 अंदर जाएगी तो सबसे पहले तो वो एंट्री कैसे ले रही है, तो भैया देखो कुछ बच्चे तो रुक ही नहीं रहे भाई, पता नहीं, ये सीधी जाएगी। जब ये सीधी जाएगी उसके बाद क्या होगा जरा बता दो। उसके बाद सर यहां पर नॉर्मल बनेगा। अब बताओ कितना इंसिडेंट एंगल है? कह रहे अब तो सर 45 है, 45 है, 45 है, दिख रहा है क्लियरली 45 है। अब इंसिडेंट एंगल 45 है, तो रे नंबर 1 की बात करते हैं एक बार। फॉर रे नंबर 1, तो फॉर रे नंबर 1 क्रिटिकल एंगल कितना है? तो क्रिटिकल होता है 1/μ, बाहर एयर है भी 1/μ चलेगा। तो मुझे सभी बच्चे बोलो म्यू कितना, बोलो इसका म्यू कितना रे नंबर 1 के लिए? 1.33। तो साइन सी हो गया 1/1.33। सेकंड का चल रहा है, सेकंड का है 1.45, और साइन आई है साइन 45। साइन 45 बच्चों सबको पता है 1/√2, सबको पता है 1.41। तो मुझे जरा देख के बताओ साइन आई बड़ा या साइन सी बड़ा? सर डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा होगा, तो साइन आई साइन सी से बड़ा। क्या ही मुश्किल रह गया भाई इस कॉन्सेप्ट में। अब तो सीधी आएगी और बाहर निकाल दूं इसको सीधा, नहीं समझाओ ना यहां पर क्या हो रहा है। अच्छा आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। ये वाली रे बोलो कैसे जाएगी? सीधी जाएगी। फिर मुझे बताओ जरा, यहां पर आपका इंसिडेंट एंगल कितना बना? 45 डिग्री। अब रे नंबर 2 का लेकिन सीन अलग है, रे नंबर 2 का सीन अलग है। रे नंबर 2 का साइन सी कितना आएगा निखिल? सॉरी रे नंबर 1 है यार, ये 1 है और ये 2 है। तो रे नंबर 1 का जो सीन है उसका म्यू 1.33 है, तो साइन सी 1.33 आ गया, बट इसका साइन आई साइन 45 which is 1/√2 which is 1/1.41 साइन आई। अब जरा बताओ इसका डिनोमिनेटर छोटा है बड़ा होगा, ये बड़ा है छोटा होगा, तो क्या होगा? अरे यार थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है भाई, रिवीजन चल रही है। क्या होगा? मतलब कि ये वाली रे बाहर जाएगी, बाहर जाएगी तो कैसे जाएगी बताओ? नहीं कर पाओगे हर्ष? अब ये तो डेरिवेशन वाला पार्ट है यार, कर लेना डेरिवेशन, तो क्या ही बताऊं। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन है फिर से 58 करा रखा है, एक करवा दिया। ये ऐसे है, कोई नहीं देख लो, और नीचे वाला क्या सवाल है? सवाल सुन लो। कह रहे हैं पहले तो टू नेसेसरी कंडीशन बताओ टीआईआर की, पता है आपको? रे मस्ट गो फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। बोर्ड में देखते चलो। कह रहा था क्रिटिकल एंगल फॉर द टू प्रिज्म, पहले वाले प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना है? ओए बच्चों, पहले वाले प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 41.1 डिग्री है, दूसरे वाले का 45 डिग्री है। सही बात, दूसरे वाले का 45 है। तो कह रहे ट्रेस करो पाथ को फॉर दिस कॉम्बिनेशन। रे एंट्री ले रही है इधर से, तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ अगर रे ने यहां से एंट्री ली है तो सीधा जाएगा? अरे बोलो भाई,
यहां से सीधी एंट्री लिया करो भाई, ठीक है। ये वैसे इस सरफेस पे आना चाहिए, ठीक है, लॉजिकली। तो बताओ जरा क्या होएगा क्लास, क्योंकि इसमें तभी तो आएगा जब TIR होगा, TIR नहीं हो तो बाहर निकल जाएगा, और इसको दे रहे तो कुछ तो पर्पस है, समझ जाओ अपने आप ही। तो ये मेरा ऐसे करके क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा बोलो, इंसिडेंट एंगल विच इज 45 डिग्री। बताओ इंसिडेंट 45 है, पहले वाले प्रिज्म का क्रिटिकल कितना है 41, इंसिडेंट क्रिटिकल से बड़ा है, TIR द रे गेट रिफ्लेक्ट। सही है, मैं थोड़ा सा इसको सरफेस को चेंज कर रहा हूं, इस सही आएगा, मतलब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो हम थोड़ा डायग्राम में ऐसा कर रहे हैं, बट हमेशा इस वाले सरफेस पे वो स्ट्राइक करेगी वाली चीज, ठीक है, स्ट्राइक करेगी। अब बताओ क्या होगा, इधर तो बिल्कुल ऐसे बन रहा है ना नॉर्मल, इधर का नॉर्मल ऐसे 0 डिग्री बना रहा है, 0 करते हुए सीधा आ जाएगा, सीधा आके इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा। अब इसके बाद कैसे जाएगा तुम लॉजिकली सोच सकते हो यहां पर, तो मुझे सभी बच्चे बताओ क्या होगा। यहां पर नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, अरे नहीं बनेगा, बनेगा। अब जरा एंगल बताओ ये कितना बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार एंगल का। अब ये वाला सीन कितना एंगल है भाई, तो सोचो जरा, ये आपका 60 ही होगा, अरे भैया इक्विलेटरल है, 60 है, 60 है तो ये भी 60 होगा ना, ये 90 है तो ये 30 है, और ये 60 है, तो इंसिडेंट 60 और क्रिटिकल 45, फिर से TIR, फिर से बोलो, तो कुछ ये 60 ही बनाता हुआ जाएगा, कितना जाएगा, ये 30 है, ये पूरा ये 90 है, यूं आएगा, इसी के अंदर घूमेगा ना। अरे यार देखो थोड़ा सा डायग्राम देखो, आप खुद सोचो, खुद सोचो क्लास प्लीज, यहां से अब ऐसे आया, अब ये वाला एंगल तो पूरा 90 है, वो बनाने वाला कितना है बोलो 60, तो 90 से थोड़ा कम मतलब 30 के करीब ऐसे करके कुछ जाएगा, ये कुछ एंगल 60 हो जाएगा, नहीं समझे मेरी बात को। अरे यार वो 60 है तो ये भी 60 होगा, कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। इसके बाद अगर आप लोग चेक भी करेंगे ना, तो आप लोगों का जो ये नॉर्मल यहां से जाएगा, सॉरी नॉर्मल कुछ कुछ इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा मतलब बना के देखोगे ना नॉर्मल, तो कुछ इस तरीके से जाएगा कि अब आपका इंसिडेंट एंगल बहुत बड़ा नहीं बनने वाला, यहां 60 बनने के बाद अब इंसिडेंट एंगल बहुत बड़ा, क्योंकि आप देखो ना ऐसा सरफेस है और ऐसे बन रहा है, तो लगभग लगभग रे नॉर्मल रे के आसपास से ही आ रही होगी पक्का, आप अंदाजा लगा के देखो इस रे का, जो रे पहले 60 थी वो 60 ही बना के TIR देती है, और जो रे अब ऐसे जा रही है लगभग इस सरफेस का नॉर्मल भी कुछ इसके आसपास होगा, हम आइडिया भी नहीं लगा पा रहे कितने नजदीक होगा, तो आपका इंसिडेंट एंगल अब इसका बहुत छोटा एंगल बना रहा होगा, बहुत छोटा बनाने का मतलब बोलो क्या है, बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी बाहर, तो रे को आप लोग सीधा बस समझ लीजिए, जो इसका एक्चुअल पाथ है इससे बोलो क्या हो जाएगी, अभी हो जाएगी। एक्चुअल डायग्राम पीछे देख लीजिए, थोड़ा डायग्राम यहाँ पर इतना सही नहीं दिया हुआ, जैसे आप लोगों को प्री बोर्ड में गड़बड़ दिया हुआ है वैसे कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरा बस क्या कहना है, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जब रे एक बार अंदर एंट्री ले लेती है उसके बाद बाहर तभी निकलेगी जब IC से छोटा होगा, अगर IC से बड़ा होता चला गया तो बोलो क्या होता रहेगा, TIR होता रहेगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पक्का बताओ। और पेपर में जब ये आएगा ना तो बहुत क्लियरली बताएगा, दिखाएगा आप लोगों को कि ये रे देखो इस हिसाब से, तो मैं बताऊं जैसे डायग्राम है इस हिसाब से रे ना इस पे आएगी, इस वाले पे आएगी, इस पे जाएगी नहीं। अब वो कैसे इन्होंने बना रखा है वो सोचने वाली बात है यार। अगर रे इससे इस पे आई, एक बार इस पे करके देखें, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो, पीछे किस पे दिया हुआ है, इस वाले पे BD पे हुआ है स्ट्राइक, पक्का, तो फिर BD पे स्ट्राइक होना है भाई। फिर हम जो सोच रहे हैं ना, देखो हमें ये लग रहा था कि ये रे यहां पर आके स्ट्राइक करेगी, बट अगर ये डायग्राम के हिसाब से जाएं और इसी रे को ट्रेस करें तो यहां से TIR करके कहां पर टकराएगी, BD पे, तो ये वाला केस नहीं बनाना बच्चों, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मत करो मत करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे कंफ्यूज मत हो भाई, मेरी बात समझो, ए बच्चों आप समझ पा रहे हैं कहां गड़बड़ हुई है, एक्चुअली में डायग्राम के हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, लेकिन अगर तुम लोग अब देखो, चलो जल्दी जल्दी बोलो भाई, अरे यार बोर्ड में थोड़ा ठीक तरीके से बना हुआ आएगा, चिंता मत करो। ये वाली रे ऐसे गई, लक्ष्य बता भाई, ये रे जो सीधी गई यहां पर आएगी, यहां पर आने के बाद तुम मुझे क्या बनाए, यहां पर क्या बनाएगा नॉर्मल, बता कितना इंसिडेंट एंगल बनेगा, कितना बनेगा, और अभी मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बड़ा है, बिकॉज क्रिटिकल कितना है इसका बोलो, क्रिटिकल है 41.1, तो मुझे बताओ रे क्या करेगी, ऐसे आ गई,
अगर ऐसे आई तो तेरे को पता है ये इस जगह पर तो इस जगह पर तो इस जगह पर तो बिल्कुल पैरेलल है, सीधी निकल जाएगी। और मान लेते हैं बच्चों इधर स्ट्राइक करिए, क्योंकि कोई नहीं, डायग्राम ही ऐसा है कि स्ट्राइक यहां पर करेगी। अगर स्ट्राइक वहां पर करे तो भी हमने केस सीख लिया है। अब आप क्या करना है, पेपर में जैसे डायग्राम आए ना उसके हिसाब से ही रे को बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करके बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया यहां पर ये पहुंची, अब जरा जल्दी बता दो इसके हिसाब से क्या होगा। यहां पर नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, अरे बोलो भाई, जरा मुझे बताओ नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा, कौन बच्चा बताएगा? ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल 60 बनेगा। तो आप लोग बोलेंगे देखो ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला कितना बनेगा? 60। फिर मेरा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से बोलो क्या है बड़ा, तो 60 बनाते हुए जाएगी, फिर भी वो उस तरफ आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रही बात समझ में? अब आप लोगों को दिख ही रहा है, जैसे उधर से करा रहा था वैसे इधर से कर दो। नहीं आया तो पीछे देख लीजिए किस तरीके से इसको बना रखा है। ये वाला एंगल भी 60 होगा, 120 होगा, ये वाला कितना होगा बोलो? 30 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? और ये वाला कितना होगा? 90। बिल्कुल सीधी चली जाएगी अब ये। अरे देखो ना प्रियांशु, नहीं है बात समझ में? भाई 60 अगर तुम मोड़ेगा तो इससे 30 बचेगा, और इससे 30 बचेगा तो ये कितना बचेगा बोलो? 90। मतलब ये रे बिल्कुल नॉर्मल के साथ सीधी जाने वाली है, बिल्कुल नॉर्मल वाली लाइन पे चली जाएगी ऐसे करके। बढ़िया बढ़िया कैसे? नहीं आ रही बात समझ में? बादल नहीं आई बात समझ में? तो आप लोग थोड़ा तसल्ली से अगर डायग्राम बनाओगे तो समझ में आ जाएगा भाई। तो रेज कैसे जाने वाली है, क्लियर हुआ? नाज़े नहीं हुआ क्लियर? इसके बाद मुझे बताओ, बस फ्री कर रहा हूं आप लोगों को, एक चीज बता के आप लोग घर से ट्राई कर लेना। 64th क्वेश्चन देखो एक बार, 64th बताओ। 3 रे हैं, तीनों का रिफ्लेक्टिव इंडिसेस अलग अलग है। तीनों का अगर रिफ्लेक्टिव इंडिसेस अलग अलग है तो सबके लिए म्यू अलग अलग होगा, और कोई तो बाहर आएगी, कोई अंदर ही TIR देगी। अच्छा एक काम करते हैं, देख के बताएं भाई, बिना कुछ कैलकुलेशन करे दिमाग लगाते हैं। हाँ भाई नाजिया, अनामिका इधर, पहली रे को देखते बाहर आएगी नहीं आएगी। पहली रे यहां पर इंसिडेंट बनाएगी 45, कितना बनाएगी? और 45 के हिसाब से साइन आई हो जाएगा 1/√2, और मतलब 1/1.41, 1/1 इसको पकड़ लो, सबका 45 ही बनना है। अब आप देखो जरा, पहले वाली जो रे है उसका म्यू है 1.39। लवनीत यहां पर ध्यान दोगे तो आएगा। रे नंबर 1 का साइन 45 बनेगा 1/√2 यानी 1/4.1, डायरेक्ट बोल रहा हूं यार। उसका बनेगा 1/3.9 साइन सी जो आएगा। अब क्रिटिकल एंगल वाली जो डिनोमिनेटर है वो छोटी है, तो क्रिटिकल एंगल बड़ा है और इंसिडेंट एंगल छोटा है, IC से छोटा है। IC छोटा रिफ्लेक्शन करेगी, पहले वाली रिफ्लेक्शन करेगी। सेकंड वाली का देखो 1.47 हो गया, क्लियर है भाई? 1.41 से बड़ा हो गया। अगर म्यू 1.41 से बड़ा हो गया तो साइन सी छोटा आएगा भाई। साइन सी छोटा आ रहा है, इंसिडेंट बड़ा आ रहा है, TIR थर्ड भी TIR 1.52 है। देख के ही पता लगने लग गया आप लोगों को कैलकुलेशन से। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? पक्का? अब वैसे देखो कुछ खास नहीं है, ग्राफ प्लॉट करने को बोल रहा है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूं, सुन लीजिए। मैंने आप लोगों को लगभग 58 तक तो वैसे ही करा दिए, और एक आध 2-3 क्वेश्चन ये वाले बता दिए। 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि 69 तक ही हमें करने हैं। प्रिज्म के 51 से क्वेश्चन शुरू हुए हैं और 69 तक है। बचे ही आपके 7-8 क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, और जिस तरीके के क्वेश्चन आपको करवा दिए गए वैसे ही कुछ होंगे। तो आप लोगों को एक होमवर्क है, करो लोगे ट्राई, कुछ करो थोड़ा सा अपनी जैसे मेहनत, ताकि हम चीजों को थोड़ा और एक्सलेट कर सके। टॉपिक तो पूरा समझा दिया ना आप लोगों को, तो क्या प्रिज्म वाले ये 19 क्वेश्चन नहीं कर सकते आप लोग? 19 में से 10 तो मैं लगभग करवा चुका हूं आप लोगों को। 8-9 पे प्रैक्टिस करना है, सॉल्यूशन भी पीछे आप लोगों के, ठीक है? कर पाओगे? सिर्फ एक टॉपिक बोल रहा हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से पहले करके आने के लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, ताकि मैं सीधा आप लोगों को शुरू के 50 क्वेश्चन उस दिन कराऊं और खत्म करें इसको हम परसों की क्लास में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का पढ़ के आ जाओगे? फ्री कर दूं? जाओ। अच्छा कल का सुन लो, 1 मिनट कल का सुन लो भाई।